सर। नमस्ते। आओ। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या हाल चाल? और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो? शुरू करें? 20 लोग ही आए हैं अभी। चलो, तो आपका ऋतुचर्या सस्यस्थिति अध्याय हो चुका था, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सस्या अस्थिति अध्याय। अब है नववेगान धारणी अध्याय, चरक सूत्र 7। ठीक है, नववेगान धारणी अध्याय। इसमें धारणी अधारणी वेग का वर्णन आएगा। ठीक है ना, इसमें व्यायाम का भी वर्णन आएगा। व्यायाम, धारणी अधारणी वेग और ऐसे। तो इसमें है सबसे पहला श्लोक नंबर न वेगान धारियत धीमान। धीमान का मतलब क्या है कि बुद्धिमान। ठीक है ना, क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं होगा वो तो धारण करेगा, क्योंकि ये स्वस्थ व्रत से रिलेटेड चतुष्क है और स्वस्थ चतुष्क में स्वस्थ व्रत की बातें हैं। और जहां पर भी स्वस्थ व्रत की बात आएगी वहां पर बुद्धिमान का काफी रोल रहेगा। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से वेग को धारण नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला है मूत्र पुरुष। देखो आपको यहाँ पर जो शुरू के 6 वेग है ना, शुरू के 6 वेग आप ध्यान रखना, वही क्या है, उदावर्त भी है चरक। आप जब आगे उदावर्त पढ़ोगे ना, उदावर्त, तो उसमें यही 6 उदावर्त आएंगे। मूत्र उदावर्त, पुरुष उदावर्त। तो मूत्र पुरुषयो न रेतसो, रेतस का मतलब शुक्र का वेग, न वातस्य अपान वायु का, न छर्दी का, न श्वथु। तो ये वेग धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, न उद्गारस्य, न जम्बाया, न वेगान शुद्ध पिपासयो। पिपासा का वेग भी धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए पानी पी लिया। तो आपको याद रखना है टोटल कितने यहाँ पर, काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर टोटल 13 है, 13। जबकि यहाँ पर कास नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? कास। वाग्भट में कास आता है। आपको यही ध्यान रखना है कि चरक कौन सा वेग का, मतलब कौन सा अदानी वेग नहीं बताता है। तो आपको यहाँ पर पूछ सकता है कास। ठीक है ना, आपको वहां मार्क कर लेना है, कास नहीं आता है। तो वाग्भट में उद्गार की सर जगह कास। इंग्लिश। या in this 13 adharani vega there are not mention of kas vega. Okay, so Vagbhat is mentioned kas vega. One second. तो वाग्भट बोलता है, वाग्भट says the adharani veg in caste also. So there are 13 adharani vega. Okay, understand? 13 adharani वेग बताएं। तो 13 adharani वेग में से आपको शुरू के 6 तो हैं, वो आप याद रख लेना कि वो शुरू के 6 चरक के उदावर्त है। अब आपको उदावर्त को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला कौन सा हो गया, मूत्र पुरुष, न रेतसो, न वातस्य, न छर्दिया, न श्वेतु। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा चरक का उदावर्त नहीं है। तो इन 6 के अलावा कोई भी आ गया तो वो उदावर्त में काउंट नहीं किया चरक ने। 6 उदावर्त बताएं। तो आपको ऊपर अगर बुक में लिखना हो तो लिख लो, उदावर्त के बेस चरक 6 बोलता है, सुश्रुत 13 बोलता है और बैल 4 बोलता है। बैल के उदावर्त 4, सुश्रुत के 13 और चरक के 6। ओके, तो अब देखो ये हो गया। फिर उसके बाद न उद्गार, न जम्बाया, न वेगान शुद्ध पिपासा। शुद्ध पिपासा ऑल्सो मतलब भूख एंड प्यास, थ्रस्ट एंड हंगर बोथ। न वाष्पस्य, मतलब वाष्प का मतलब है ये टीयर। कोई दुखी है और उसको अगर रोना नहीं आ रहा है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए वाष्प का वेग भी बताया कि कोई दुखी है तो उसको रोना चाहिए। जैसे बहुत सी बार किसी के घर में सडन कोई डेथ हो जाती है और उसको रोना नहीं आता है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, उसको है ना हृदयगत शल्य हो जाता है। और हृदयगत शल्य होने से फिर क्या होता है वहां पर,
क्योंकि हृदय किसका स्थान है? इंद्रियों का और मन का स्थान है। तो वहां पर इसीलिए देखना आप आगे वाष्प के वेग में वही बताएगा कि आपको प्रिय कथाएं एवं स्वप्न ऐसे कुछ बताएगा कि लघु अन्न और प्रिय कथा, स्वप्न, मध्य आदि का सेवन कराना पड़ता है। निद्रा का वेग, जैसे कोई रात्रि जागरण कर रहा है और उसको नींद आ रही है फिर भी वो नहीं सो रहा है, लाइक स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर do this habit because exam pressure and other like IAS, RS or UPSC exams or MD exam or other theory exam, UG exam, तो जागरण करते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। इवन मैं भी कभी कभार करता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है ना जागरण। तो रात्रि जागरण से क्या होगा वहां पर कि वहां पर रात्रि जागरण का मतलब आपको निद्रा का वेग आ रहा है और रात्रि जागरण करो तो वहां पर भी आपके उसको अधारणी वेग में काउंट किया। निश्वास, निश्वास मीन्स आप हार्ड वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड रनिंग और वॉकिंग और समथिंग डूइंग हार्ड, देन योर ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीज बट यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर ब्रीदिंग। ओके, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले रहे हो, तो प्रॉपर सांस नहीं लोगे तो आपकी क्या हो जाएगा वहां पर? श्रमजन्य निश्वास का वेग हो जाएगा, ठीक है ना। एतान धार्य, हेलो, एनी डाउट? हाँ, एतान धार्यतो जातान वेगान रोगा भवंती, मतलब ये बोल रहे हैं कि इन वेग को धारण करने से रोग होंगे, तो उन रोगों की पृथक पृथक चिकित्सा अब बताएगा। तो पहला वेग कौन सा है? श्लोक नंबर 8, मूव ऑन द 8। 7 हाँ ठीक। देन ये बोल रहा है मूत्र वेग, फर्स्ट नंबर पे था मूत्र वेग। देन मूत्र वेग धारण करेगा पेशेंट, तो उसको क्या क्या होगा? देखो, मूत्र वेग धारण कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो अपान वायु रिफ्लेक्स दे रही है, मूत्र वेग धारण में अपान वायु क्या कर रही है? अपान वायु रिफ्लेक्स दे रही है और वो मूत्र वेग धारण कर रहा है। तो अपान वायु के जो जो भी स्थान है, समझ रहे हो ना, अपान वायु का कौन कौन सा स्थान है? बस्ती, मेहन मतलब पेनिस, मूत्रकृच मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन होगा। उसके बाद शिरोरुजा, शिरोरुजा कोई बताएगा, कोई लॉजिक कि शिरोरुजा क्यों हो रही है? आप में से कोई बताएगा शिरोरुजा क्यों हो रही है? सर अपन वहाँ वेगुण होके ऊर्जा नो तत्व के रोक करे। नो नो, अपान वायु है ही नहीं यहाँ, यूरिन है ना, यूरिन। तो आप सोचो कि आपकी यूरिन का वेग धारण किया, मूत्र वेग धारण किया, तो मूत्र किसका वहां पर, मूत्र क्या क्या कैरी कर रहा है? मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट है ना बॉडी के, जो भी प्रोटीन और ये है। और जब यूरिन के थ्रू प्रोटीन के मेटाबोलाइट बाहर नहीं आएंगे, मतलब सर्कुलेशन में ही रहेंगे, जैसे ब्लेडर फुल हो गया, ब्लेडर फुल हो गया तो किडनी फिल्टर नहीं करेगी उसको, ठीक है। और किडनी फिल्टर नहीं करेगी तो जो बॉडी के मेटाबोलाइट है वो कहाँ होंगे? सर्कुलेशन में, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे मतलब ब्रेन की जो भी सेल्स है वो उसके लिए सेंसिटिव होती है, जो भी मेटाबोलाइट होते हैं या जो भी एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एमिनो एसिड हो गया, यूरिया हो गया, या फिर अमोनिया हो गया, मोस्ट ऑफ अमोनिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो वहां पर क्या होगा? हेडेक प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और जैसे, तो इसको, इसी को तो क्यों बोला है मूत्र उदावत? उदावत क्यों बोलते हैं? कि मूत्र का क्या हो जाता है? प्रतिलोम गति। और मूत्र की प्रतिलोम गति कैसे होगी? आप कुछ सोचो, उदावत का मतलब क्या है? कि मूत्र की प्रतिलोम गति होने का मतलब है कि मूत्र कभी बस्ती से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मूत्र के अंदर जो मेटाबोलाइट है या जो भी दोष है, जैसे मूत्र किसका वहन करता है? क्लेद का। और हम क्लेद को है ना बहुत सारी चीज समझ सकते हैं, मूत्र से क्लेद वहां उस क्लेद में पूरी बॉडी के जो भी मेटाबोलाइट है या फिर जो भी धातुओं का मल है, उसको धातुओं का मल समझ सकते हो। तो वो धातुओं का मल क्या होगा, या दोषों की जो भी विकृत अवस्था है वहां पर, वो कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी, सिर में जाएगी, और शिशु उत्पन्न करेगी। अंडरस्टैंड? तो ये, उसके बाद क्या है? विनामो, विनाम का मतलब क्या है? विनाम का मतलब बॉडी का फॉरवर्ड बेंडिंग। क्योंकि अपनी जो बस्ती होती है ना, बस्ती, अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं तो थोड़ा स्पेस बनता है, क्योंकि डायफ्राम का मूवमेंट क्या होता है? ऊपर जाता है। डायफ्राम का मूवमेंट ऊपर जाता है तो थोड़ा एब्डोमेन में स्पेस होता है, तो जो बस्ती का जो प्रॉपर वहां पर जो जितना स्पेस मिलना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है।
तो बॉडी अपनी एक वो मैकेनिज्म शो करती है कि अपन अगर थोड़ा आगे विराम की स्टेज आएगी ना, तो उससे क्या होगा, ब्लेडर को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा ताकि ब्लेडर में रिटेंशन कम हो जाएगा। उसके बाद वंक्षण, वंक्षण मतलब इंग्वाइनल रीजन, उसमें आना होगा। ऑब्वियसली वहां पर क्या हो रहा है, मूत्र का मतलब संग्रहण हो रहा है, तो वहां पर भी आना होगा। वंक्षण मतलब इंग्वाइनल रीजन में। त्याग लिंग मूत्र निग्रह, और क्या बोल रहा है कि मूत्र निग्रह होगा। और क्या बोला है, हाँ लिंग का मतलब यहाँ पर है लक्षण, ठीक है ना। तो ये लक्षण होंगे क्या क्या, विना वस्तीर मेहनय शूलम। देखो जो भी वेग धारण करोगे ना, उस वेग धारण से रिलेटेड आसपास के जो भी पार्ट से, ऑर्गन से, वहां पर पेन होगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। केवल शिरोरुजा स्पेसिफाई है, उसका कारण मैंने बता दिया। चाद लिंग मूत्र ग्रह, मूत्र ग्रह हो गया, ठीक है, खत्म। मूत्र का निग्रह हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैडर में कौन सी मसल्स होती है, कोई बताएगा आप में से? ब्लैडर के अंदर मसल डिट्रूसर मसल। तो डिट्रूसर मसल शुरू में आपको उसको ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू 200 ml है, 220 ml। उससे ज्यादा यूरिन इकट्ठा होगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स मिलेगा, और स्फिंक्टर को रिफ्लेक्स देगा, वो स्फिंक्टर ओपन होगा। बट हम क्या करेंगे, उसको स्फिंक्टर को वॉल्यूंटरीली कंट्रोल करेंगे। वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, तो उसकी एक तो इंटरनल स्फिंक्टर तो खुलेगा, लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर से अपन कंट्रोल कर देंगे। तो वहां पर डिट्रूसर मसल बार बार स्टिमुलेट देगी, लेकिन एक टाइम बाद वो स्टिमुलेट देना बंद कर देगी, ठीक है ना। तो स्टिमुलेट नहीं देगी वहां पर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मूत्र का निग्रह हो जाएगा। मतलब वो बाद में वो स्टिमुलेट देगी नहीं इंटरनल मतलब स्फिंक्टर को, तो फिर क्या होगा, वहां पर मूत्र का निग्रह होगा। उसके बाद क्या है, स्वेदन, स्वेदा अवगाह। देखो स्वेद का मतलब क्या है, वहां पर आपको बताया कि वहां पर अपान वायु विगुण हो जाएगी। ऑब्वियसली अपान वायु भी विगुण हो जाएगी, और जो डिट्रूसर मसल से जहां वहां स्वेदन करवाना जरूरी, क्योंकि स्वेदन के लिए एक लक्षण आता है चरक सूत्र 14 में। मैं स्वेदन के लिए एक श्लोक पढ़ता हूँ, स्वेदन का क्या है। देखो आपको पढ़ना है, आप सभी चरक सूत्र 14 निकालो, ठीक है। 14 का 4 नंबर श्लोक में पढ़ता हूँ, ठीक है ना। स्नेह स्नेह पूर्व प्रयुक्तेन स्वेदे न अवजिते अनिले। देखो वायु के लिए बोला है ना कि वायु को जीता है। अब देखना अगला, मूत्र पुरुष रेतांसी न संजति कदाचन। मतलब मूत्र पुरुष और रेतस मतलब शुक्र, ये कभी नहीं रुकते हैं अगर हम स्वेदन कराते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेहन और स्वेदन का, स्नेह मतलब स्नेह पूर्व स्वेदन का बताया है, ठीक है ना, कि स्नेहन के बाद स्वेदन का ये फल है, और वो वात को भी जीतता है। तो वहाँ स्वेदाध्याय में भी ये एक फलश्रुति है, 4 नंबर का श्लोक है। तो यहाँ भी यही लॉजिक है, स्वेदन कराना है। अवगाह, अवगाह भी मैंने बताया था, अवगाह क्या होता है, टब बात, टब के अंदर बिठा देंगे उसको, तो वहां पर जो लोकल जो भी प्रॉब्लमेटिक सिम्टम है वो सबसाइड हो जाएंगे। सर्पिस अवपीडकम, अवपीडक सर्पी का कोई मतलब बताएगा मुझे, आप में से किसी को पता हो? अवपीडक सर्पी का मतलब होता है खाना खाने से जस्ट पहले सर्पीपान, और खाना खाने के जस्ट बाद सर्पीपान, ठीक है। अवपीडक सर्पी का मतलब ये। मूत्रे प्रतिहते कुर्यात त्रिविध बस्ती कर्म। अब मूत्र धारण वेग में ये बोल रहा है कि मूत्र धारण वेग में क्या करना चाहिए, त्रिविध बस्ती कर्म। त्रिविध बस्ती कर्म मतलब नीरू भी करना चाहिए, अनुवासन भी करना चाहिए, उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती किस लिए, कि वहां पर जो आपके डिफ्यूजन मसल्स है और मसल्स की मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गई, मतलब वहां नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वात का भी इन्वॉल्वमेंट है, सिंपल वात का, अपान वायु का। तो अपान वायु को सम्यक करने के लिए या सही करने के लिए, अपान वायु की जो फंक्शन है उसको नॉर्मल करने के लिए अपने को वहां स्नेह देना पड़ेगा, इसलिए उत्तर बस्ती का इंडिकेशन बताया है। तो उत्तर बस्ती देंगे हम, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी उत्तर बस्ती, और वहां पर वो उसको सबसाइड करेगी। उसके बाद त्रिविध कर्म, नीरू अनुवासन के लिए भी यही आता है कि नीरू बस्ती भी कहाँ क्या करेगी, वहां पर सम्यक वेग को लाएगी, क्योंकि नीरू बस्ती के सम्यक लक्षण में भी यही आता है कि मूत्र पुरुष को लेके आती है वो, ठीक है। तो ये हो गया मूत्र वेग धारण। उसके बाद है पुरुष वेग धारण। पुरुष वेग धारण के सिम्टम कैसे आएंगे, क्योंकि पुरुष का स्थान क्या है, पक्वाशय। तो पक्वाशय में अगर पुरुष ज्यादा देर इकट्ठा होगा तो वहां पर क्या होगा, वो उसका भी क्या होगा, परिपिंड ज्यादा होगा, पिंड ज्यादा होगा, वात का अवरोध करेगा वो, और वात का अवरोध करेगा तो वो सिम्टम आएंगे। एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, बोल ना। मैं रूम में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। आ गया रे वो, मैं आ गया, तो आज मैं रूम में हूँ, तू फिर आ जाना आधे घंटे बाद, ठीक है। उनका फोन आया था, क्या करना है? अरे आज चलेंगे ना फिर थोड़ी देर में।
तू अभी क्या कर रहा है? मैं क्लास लेता हूँ फटाफट, 9:30 बजे फ्री हो जाएंगे, 9:30 बजे चलते हैं, ठीक? अबे यार तू क्लास लेगा। अब मैं फिक्स ना 9:30 बजे निकल लेंगे ना प्लीज यार, चलना ही तो है। फिर 2 बजे तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू बोलेगा तो, ठीक? हाँ, हेलो, आवाज आ रही? जी सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके, हाँ, फोन आ गया था, सॉरी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे पुरुष वेग में क्या बोला है कि पुरुष का जो भी स्थान है, तो वहां पर वो फिर वही क्या हो रहा है, सेम देखो। अब क्या हो रहा है, यहाँ अपान वायु की प्रतिलोम गति हो रही है। अपान वायु की प्रतिलोम गति होगी तो वो कहाँ जाएगी, सीधे सिर में जाएगी, क्योंकि अपान वायु किसको प्रपीड़ित करेगी, आप बताओ? उदान और प्राण को, ठीक है ना? क्योंकि प्राणवायु की गति क्या है, आप में से कोई बताएगा? प्राणवायु की गति अधो है, तो प्राणवायु की गति अधो है और अपान की भी अधो है, लेकिन अपान की गति क्या होगी, वहां प्रतिलोम हो गई पुरुष के साथ, तो वहां पर भी क्या होगा उसका वात। देखो वात बोला है ना कि पक्वा से शीर में शूल होगा, तो देखो शीर शूल और शीरोरुजा दोनों ध्यान रखना है, मूत्र और पुरुष में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर वात वर्चो अप्रवर्तनम, देखो वात का भी अप्रवर्तन होगा, क्योंकि अपान वायु को किसने रोक लिया, पुरुष ने। वर्च का मतलब भी वहां पर फिर पुरुष क्या हो जाएगा, वहां पर भी देखो आपके स्पिक्टर है ना, उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी वो अपान वायु, ठीक है ना? तो वहां पर भी उसका अप्रवृत्ति हो जाएगी। अब क्या बोल रहा, पिंडिको उद्वेष्टन, दिस इज वेरी वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ पुरुष वेग धारणा। दिस इज पिंडिको उद्वेष्टन, इट मीन्स काफ मसल्स क्रैम्पिंग। क्या काफ मसल्स होती है ना, मैंने आपको बताया था एक दिन, अचिलिस टेंडन, गेस्ट्रोनिमियस, सोलियस और प्लांटेरिस, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, क्रैम्पिंग होगी। तो पिंडिको उद्वेष्टनम आदमान, आदमान क्या मतलब, वहां पर वायु का संग हो रहा है, तो आदमान पुरुष से चाद विधारित है, मतलब पुरुष वेग धारण के ये लक्षण है। उसके बाद क्या है, इसमें भी सेम देखो, आप चिकित्सा सेम है, आपको चिकित्सा पढ़ना। आप ऊपर भी स्वेद अवगाह अभ्यंग आया था, नीचे भी क्या आया है, स्वेद अभ्यंग अवगाह। बस आपको ये ध्यान रखना है कि श्लोक में पहले क्या है, ऊपर आया स्वेद अवगाह अभ्यंगान और इधर स्वेद अभ्यंग अवगाह, ये ध्यान रखना है, ये दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। जिस तरह से उस दिन आपके लिए आया था ना कि विकल्पो न तो असाध्या नाम व्याधि नाम उपदिश्यते और विकल्पो न तो असाध्या नाम नेता नाम विकल्प नाम, तो एक चरक सूत्र 2 का रेफरेंस था, एक चरक सूत्र 1 का था। इसी तरह से स्वेद अभ्यंग अवगाह और ऊपर है स्वेद अवगाह अभ्यंगान, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी है, ठीक है ना? अब क्या है, वर्ती, वर्ती का मतलब यहाँ पर एक तीक्ष्ण वर्ती होगी, तो वर्ती कहाँ लगाएंगे, रेक्टल रूट पे वर्ती लगाएंगे। तो वहां क्या होगा कि जो भी स्फिंक्टर है, मतलब जो रेक्टल स्फिंक्टर है, 2 स्फिंक्टर होते हैं वहां भी, तो उनको वो क्या करेगी, डायलेट करेगी। तो स्फिंक्टर को डायलेट करते क्या हो जाएगा, मतलब पुरुष की प्रवृत्ति हो जाएगी। और वस्तिगत आपको पता ही है कि कहीं भी पुरुष ग्रथित होगा, ग्रथित पुरुष होगा, तो वहां पर अनुवासन और निरुवस्ति का यूज करेंगे, ठीक है ना? हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्य पानम प्रमाथी च, तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि प्रमाथी अन्न का यूज करेगी। कौन से अन्न, कोई बताएगा प्रमाथी अन्न क्या होता है? शारंगर 4th चैप्टर, जो भेदन करे। नहीं यार, वेदन तो अलग ही एग्जांपल है, वेदन का तो वो कुछ ही है। स्रोतों से मल को अलग करे सर। जो अनुलोमन करे सर। नहीं, अनुलोम तो हरित की है। अच्छा, प्रमाथी अन्न के उदाहरण दे दो, चलो। मरीच और बच्चा। गुड, तो फिर ये क्या कर रहा है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मेरे पास ये शारंगर ये रही। प्रमाथी मीन्स जो निज वीर्य से, क्या वहां लाइन आती निज वीर्येण, तो जो निज वीर्य से क्या करेगा, दोषों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा निज वीर्य से। यस 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 यस, संचरण अनुलोमन, इधर ये रहा, निज वीर्येण यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम, मतलब स्रोतस में जो दोष संचित है उनको निज वीर्य से, मतलब निज का मतलब क्या होता है, खुद के वीर्य से। निरस्यति प्रमाथी यद तद्यथा मरीचम वचा, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि निज वीर्य वर्ड इज इंपॉर्टेंट, तो निज वीर्य से जो दोषों के संचय को बाहर करेगा, निकालेगा, वही क्या है, प्रमाथी अन्न। तो ये हो गया पुरुष वेग धारण, ठीक है? उसके बाद है शुक्र वेग धारण। देखो शुक्र वेग धारण मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या है ना कि ऐसी कंडीशन आती है जहां पर क्या बोलूं मैं आपको,
इंटरकोर्स के टाइम एंड स्टेज पे है ना, जब शुक्र का वेग रोकते हैं ना, उस टाइम ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम ये बोल रहा है कि क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि शुक्र का स्थान क्या है, शुक्र का स्थान पूरा शरीर है ना, ठीक है। सुन लेना आप पहले, मैं आपको ये साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूँ, फिर आप अगर आपका अलर्टनेस नहीं रहेगी तो आपको क्वेश्चन गलत होगा, एग्जाम में भी गलत होगा, इवन आप कभी समझ नहीं पाओगे। इसीलिए शुक्र का स्थान क्या है, पूरे शरीर। इसीलिए देखो लक्षण पढ़ना, शुक्र का स्थान सर्व शरीर है, लेकिन शुक्र व स्रोतस का मूल क्या है, मेड्र वृषण, ठीक है। शेफ सर। हाँ, तो देखो पेन भी कहाँ हो रहा है, मेड्र वृषणयो शुक्रम अंगमर्द। देखो अंगमर्द क्यों हो रहा है, शुक्र क्योंकि सर्व शरीर में रहता है। आप आगे जब वाजीकरण चैप्टर पढ़ोगे ना, चरक चिकित्सा सेकंड, तो वाजीकरण में आपके वहां पर आएगा शुक्र का स्थान। तो शुक्र शरीर में किस तरह से रहता है, तो वहां बोलता है कि यथा इक्षु इक्षु रसे, उसी बात बोलता है दधि घृतम, तो घी, और जिस तरह से कपड़े के अंदर पानी रहता है, मतलब वासांसी जलम, तो जिस तरह से कपड़े में पानी रहता है लेकिन निचोड़ने पर निकलता है, जिस तरह से गन्ना होता है उसके अंदर रस रहता है तो उसमें से भी मशीन में से निकालने पर रस निकलता है, जिस तरह से दही के अंदर घी रहता है उसी तरह से पूरे शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है, लेकिन हर्षण के बाद वो उसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा बोला है वाजीकरण के 4th पाद में बताया। तो वहां पर इसी तरह से क्या हुआ, अंगमर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंग में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि शुक्र का स्थान संपूर्ण शरीर है और हमने उसकी प्रवृत्ति को प्रतिलोम किया है, मतलब वहां पर हमने उसकी प्रवृत्ति को रोका है। और हृदय व्यथा, आपको पता ही कि हृदय किसका स्थान है, ओज का और इंद्रियों का, क्योंकि मन का स्थान भी हृदय है, तो मन का सभी इंद्रियों का प्रेरक है, आपने शारीरिक स्थान में पढ़ा है, तो सभी इंद्रियों का प्रेरक मन है, और वहां पर हम मन को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं। शुक्र वेग एक हर्षण जनी है और मन का वहां पर रोल है, तो वहां पर क्या होगा, हृदय में व्यथा भी होगी कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। भवेत प्रतिहते शुक्रे, उसके बाद क्या आएगा, बार बार क्या होगा, प्रतिहत करने से क्या होगा, विबंध होगा। किसमें होगा विबद्ध, मूत्र का रुकना, तो मूत्र भी रुक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शुक्र का पाथवे और मूत्र का पाथवे एक ही है, तो वहां पर अगर शुक्र का वेग रोकते हैं तो मूत्र का भी संग्रह हो जाएगा। अब इसकी चिकित्सा क्या क्या है, देखो आप वापिस वही आएगा, चिकित्सा सेम ही ये तीनों वेग की। स्वेद अभ्यंग अवगाह आया था, एक में आया था स्वेग अवगाह अभ्यंग, इसमें आएगा देखो तत्र अभ्यंगो अवगाहस्य। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा कि अभ्यंग और अवगाह किस धारणी वेग, किस अधारणी वेग की चिकित्सा है। आपके सामने ऑप्शन आ सकता है शुक्र वेग, मूत्र वेग, पुरुष वेग या ओल, तो आंसर जाएगा ओल, ठीक है, जाएगा ना। यस सर। यस सर। आपको समझ में तो आ रहा है ना सबको, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, अब आया नेक्स्ट इसकी चिकित्सा। तो शुक्र वेग में भी क्या बोला, तत्र अभ्यंग अवगाह से मदिरा, मदिरा चरणायुधा। मदिरा को आपको पता होगा, मध्य क्या कराती है, व्यवायु और विकासी और सूक्ष्म आशुकारी गुण के कारण वो क्या करती है, स्रोतस को खोलेगी, और वहां पर क्या कराएगा, चरणायुधा। चरणायुधा आपने रेतो मार्ग रुजा हम यवागु कौन सी पढ़ी है, रेतो मार्ग रुजापा, ताम्रचूड़, वेरी गुड। ताम्रचूड़ किसका पर्याय है, कुक्कुट, कुक्कुट, यहाँ पर भी चरणायुध किसको बोलते हैं, कुक्कुट, चरण आयुध। आयुध का मतलब क्या होता है, हथियार, और जिसके हथियार उसके चरण हो वो कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी, मुर्गा, कुक्कुट। तो वहां पर भी उसका लॉजिक क्या है, रेतो मार्ग रुजा, देखो यहाँ पर भी रुजा हो रही है ना, देखो लिखा ना मेड्रे वृषणयो शुक्रम अंग मर्दो तथा भवेत प्रतिहते शुक्रे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि मेड्र में भी वेदना हो रही है, तो मेड्र क्या है, रेतो मार्ग ही है ऑब्वियसली। तो आपको वहां पर वो यवागु यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर मदिरा और चरणायुध बोला है तो वहां पर अपन मूत्र मतलब रेतो मार्ग रुजापहा वाली यवागु यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, शाली पयो, शाली चावल। फिर क्या बोला, पयो, पयो का मतलब क्या है, दूध। दूध क्यों कराता है, क्योंकि दूध के गुण शुक्र के गुण के समान है, तो वहां पर वो शुक्र के द्रव भाग को बढ़ाएगा, द्रव और सर भाग को बढ़ाएगा, तो द्रव और सर भाग को बढ़ाएगा तो शुक्र की वापिस प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नीरू, नीरू वस्ती बहुत जरूरी, क्योंकि वहां पर भी मन अनुलोमन करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीरू। फिर शस्तम मैथुनमेव च, तो दूध और मैथुन हितकर होता है। ऑब्वियसली शुक्र की प्रवृत्ति कराने के लिए जो हितकर है वो सभी यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब अपान वायु, तो चौथे नंबर का अपान वायु, संगो विड़मुत्रा
संगो विणमूत्र वातानाम आत्मानम वेदना क्लम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अपान वायु की ओर एक में जो वात मल और मूत्र तीनों की रुकावट होगी। आप सोचो कि इससे पहले कौन सी तीन चीज बता दी? मूत्र बता दिया, पुरुष बता दिया, शुक्र बता दिया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ इसको रोकने से क्या होगा? मल की और मूत्र की और अपान वायु की तीनों की प्रवृत्ति रोकेगी, क्योंकि अपान वायु क्या करेगी? वहां पर प्रतिलोम करेगी हर चीज को, मूत्र को भी, क्योंकि अपान वायु का प्राकृतिक कर्म क्या है? अपान वायु का प्राकृतिक कर्म है गर्भ मूत्र शुक्र का सम्यक प्रवृत्ति, तो उसको रोकेगी, उसकी विगुणता हो जाएगी, अपान वायु में विगुणता हो जाएगी तो अपान वायु का फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा। तो फिर वहां पर उधर में क्या होगा? आत्मान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपान वायु रुक गई तो उधर फूल जाएगा, आत्मान होगा। उसके बाद क्या है? क्लम, थकावट होगी क्लम का मतलब है कि बैठे बैठे थकान लगी, क्योंकि वात की वृद्धि होने पर हमेशा वीकनेस आती है। तो ये हो गया। उसके बाद है उदर में पीड़ा। उदर में पीड़ा क्यों बोला है? क्योंकि अपान वायु पर गति कहाँ होगी? फिर ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि अपान वायु अधोगति होती और ऊपर की गति होगी, तो फिर क्या करेगी? वो उदर में शूल करेगी, उदर में पीड़ा करेगी। तथा देखो लिखा है ना कि जठरे वातजांस अन्य रोगा, मतलब वातज अन्य रोग हो जाएंगी। तो अगर आपके किसी भी वात व्याधि की प्रॉब्लम है तो वात व्याधि में आप देखना अधिकतर वहां पर स्नेह युक्त विरेचन बोलेगा या फिर वस्ती बोलेगा। वस्ती और स्नेह युक्त विरेचन तो वात व्याधि में हमेशा मिलेगा आपको, चाहे आवरण की कंडीशन हो या फिर डायरेक्ट प्रकोपित वात हो, क्योंकि वहां पर वात का अनुलोमन करवाना जरूरी है। और क्योंकि वात का मुख्य स्थान ही वही है, पक्वाशय, शोणी, पादावस्तिनी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो नाभि से नीचे का पार्ट वात का स्थान है, तो वहां पर क्या कराएंगे? वहां पर जो वात का अनुलोमन करवाने वाली सारी चिकित्सा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी यही है। अब आया अपान वायु के वेग की चिकित्सा। तो देखो वापस आ गया, जहां पर भी वायु आ गई या वायु का स्थान आ गया तो वहां स्नेह स्वेद तो हमेशा मिलेगा। तो देखो स्नेह स्वेद विधि तत्र परतयो भोज्यानी। देखो यहाँ पर भी वर्ती लगाई, पुरुष में भी वर्ती लगाई थी, यहाँ पे भी वर्ती लगाई। ओवरऑल अपने को क्या करना है? वहां पर वात या पुरुष को दोनों को साथ में निकालना है। अगर क्योंकि पुरुष ने या तो वात को अवरोध कर लिया या वात ने पुरुष का अवरोध कर लिया, दो चीजें हो सकती, तो उसको सही करना। तो स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तियो भोजनानी, मतलब वर्ती और भोजन का यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक पे ले लीजिए, ये अभी इसमें मूव नहीं किया स्लाइड में, तो स्लाइड में नेक्स्ट, हाँ ठीक। तो यहाँ देखो, ठीक है ना, लिखा है स्नेह स्वेद विविध तत्व वर्तियो भोजनानी से पानानी वस्तय शस्त्र वातानुलोमन। वातानुलोमन ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अनुलोमन वर्ड क्यों यूज किया? आप सबसे पहले सोचो कि वेग धारण किया है तो उसका हमेशा प्रतिलोम होगा ही सही। अगर वो ये चीज कंटिन्यू करेगा तो उसके अंदर कौन सी व्याधि होगी? उदावर्त। इसीलिए तो उदावर्त का अलग से डिस्क्रिप्शन आया है। इसीलिए कि सुश्रुत क्या बोलता है कि मूत्र वेग धारण उदावर्त, शुक्र वेग धारण उदावर्त, पुरुष वेग धारण उदावर्त। इसीलिए सुश्रुत 13 ही धारण अधारणी वेग को क्या बोल देता है? उदावर्त बोल देता है। तो वहां पर उसने इन्हीं को उदावर्त बोला है, क्योंकि इनके धारण करने से एक लंबी हिस्ट्री होगी, तो लंबी संप्राप्ति बनेगी, उसके बाद क्या होगा? उदावर्त होगा। तो ये उसके बाद इसकी चिकित्सा आपको समझ में आए। स्नेह स्वेद वर्ती, वर्ती का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि वो डायलेट करेगी। वहां पर भोजन, भोजन भी इसीलिए वहां पर क्योंकि ऐसा भोजन देना जो लघु हो तथा वहां पर विरेचन का काम करे या फिर जल्दी इजीली डाइजेस्टेबल हो। फिर पानानी, पान, ऐसा पानी पिलाना जिससे, ऐसी चीज पिलानी जो उसके अंदर क्या करे, मतलब उसके मोशन को बढ़ाए, ठीक है ना, ये करा है। उसके बाद वातानुलोमक द्रव्य। वातानुलोमन द्रव्य में अभी आपने किसी ने बताया था कि अनुलोमन क्या है, तो अनुलोमन में बेस्ट क्या है? हरितकी। तो आप उसको हरितकी का चूर्ण भी दे दोगे ना गर्म पानी के साथ, तो भी उसका अनुलोमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है वमन का वेग, छर्दी का वेग। तो ये अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं सारी चीजें। वैसे सारे वेग इंपॉर्टेंट है, अधारणी वेग सारे इंपॉर्टेंट है और उनकी चिकित्सा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अधिकतर पेशेंट यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो प्रोफेशनल वाले होते हैं वो भी वेग का धारण करते हैं और फिर हम उनकी हिस्ट्री नहीं लेते तो हमको पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तो फिर हम उसकी कुछ भी चिकित्सा देते तो वो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन हमको पता चल जाएगी यार वो जैसे किसी, मतलब कोई कुछ लोग होते हैं जो डेली मीटिंग अटेंड करते हैं या 2-2, 3-3 आवर की क्लास लेते हैं, वो उठते नहीं है। वहां पर वो स्पेसिफाई या तो मूत्र शुक्र शुदा या ऐसे वेग की धारण करेंगे जहां पर
सॉरी शुक्र नहीं आएगा, मूत्र वेग, अपान वायु या मल का वेग धारण करेंगी, या फिर मेनली पिपासा का और शुदा का वेग धारण करेंगे। तो वहां पर आपको हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि वो वेग का धारण करता है या उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई चीज आ गई क्या, तो उस चीज को अपने को वहां पर देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वमन के वेग धारण के लिए नेक्स्ट लेना स्लाइड, नेक्स्ट। तो देखो छर्दी का वेग मतलब वमन का वेग धारण करने का क्या है, तो देखो कंडू, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि छर्दी का स्थान क्या है, आमाशय, और आमाशय पित्त का भी स्थान है और कफ का भी स्थान है। तो जो छर्दी के द्वारा जो दोष बाहर आने वाले थे, उत्क्लेशित दोष, तो वो उत्क्लेशित दोष कहाँ जाएंगे, फिर तिर्यक मार्ग में जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, शाखा में जाएंगे या फिर मध्यम रोग मार्ग में जाएंगे। और आपको पता है कि आगे सब यहाँ पर कुष्ठ के रिलेटेड जितने भी स्किन डिसऑर्डर वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि पित्त कहाँ जा रहा है, शाखा में, और पित्त शाखा में जाएगा तो रक्त को भी दूषित करेगा, रस को भी दूषित करेगा और अन्य धातुओं को भी दूषित करेगा, इसीलिए जो भी लक्षण आएंगे वो कुष्ठ के आएंगे। तो देखो कंडू, कोट, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु। देखो कंडू के बोला इचिंग होगी, ऑब्वियसली स्किन एलर्जी हो जाएगी उसको, क्योंकि पित्त शाखागत हो गया। कोट है ना, अरुचि, अरुचि भी होगी क्योंकि पित्त वहां पर उत्क्लेशित दोष बढ़े हुए हैं, है ना, स्थान में, तो वहां पर अरुचि होगी। व्यंग, शोथ, पांडु, पांडु क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पित्त शाखागत गया तो यहाँ पर आंखों में दिखेगा या नेल्स में पांडुता दिखेगी या स्किन में पांडुता दिखेगी, ठीक है। फिर शोथ, शोथ क्यों होगा, क्योंकि वो है ना ईसीएफ से बाहर आ जाएगा या फिर वो त्वचा और मांस के आश्रित हो जाएगा, तो वहां शोथ होगा, ठीक है ना। पांडु, आमय, ज्वरा, ज्वर भी होगा। आपको पता है कि आमाशय से दोष बाहर चले जाते हैं तिर्यक, तो ऑब्वियसली ज्वर की संप्राप्ति होगी वहां। उसके बाद क्या होगा, कुष्ठ, कुष्ठ व्याधि आ गई। रल्लास मतलब जी मचलाने जैसा होगा, क्योंकि बार बार जी मचलाएगा, उसने वेग का धारण तो कर ही लिया। विसर्प, विसर्प भी कुष्ठ के समान लक्षण दिखाएगा, क्योंकि विसर्प और कुष्ठ में दुष्य समान है, बस सीक्वेंस अलग अलग है, ठीक है ना। एक में टर्मा है कि एक में आरएलटीएम है, मतलब एक में त्वक, रक्त, लसिका और मांस से, और एक में रक्त, लसिका और त्वक, मांस से, ये सीक्वेंस रहेगा विसर्प और कुष्ठ में, इसलिए वहां पर बस सीक्वेंस चेंज है, बाकी दोनों में सेम। छर्दी, निग्रह, निग्रजा, गदा, मतलब छर्दी वेग धारण के ये रोग है। तो आपको सिंपल स्किन डिसऑर्डर पे ध्यान देना, स्किन डिसऑर्डर में जो जो सिम्टम आएंगे, जैसे पांडु का भी लक्षण स्किन में आता है, ज्वर को आप स्पेसिफाई ध्यान रखना है, क्योंकि आपको वहां पर पित्त कहाँ जा रहा है, शाखाओं में जा रहा है। वो शाखा का मतलब कोई बताएगा आपको शाखा क्या होती है, आप में से कोई बताएगा शाखा क्या है। धातु, बाह्य रोग मार्कर, हाँ, तो क्या क्या आता है उसमें, नो कनिका, व्हाट आर यू सेइंग, शागा रक्तादेश तो गुड, धातु, स्तवक, च। कौन बोला ये, शागा रक्तादेश तो वेरी गुड। शाखा में चरक सूत्र 11, त्रयो रोग मार्ग, त्रयो रोग मार्ग इज शाखा, मर्मास्थि, संधि, कोष्ठ। शाखा में रक्तादय, दातस, त्वच, ठीक है। तो रक्तादि धातु मतलब रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एंड त्वचा, दिस इज शाखा, नॉट हाथ पैर। शाखा इन एनाटोमी इज हाथ पैर, बोथ लिम्स इन एनाटोमी और शरीर रचना, द लिम्स इज शाखा, बट देयर आर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में शाखा क्या है, रक्तादि, दातस, त्वच। So understand, this is very very blunder mistake. Then चिकित्सा क्या है, कहाँ पहुंच गए, हाँ, इसकी चिकित्सा है वमन सर। श्लोक नंबर 15 कहाँ गया, मूव बैक, मूव बैक। हाँ, भुक्त्वा प्रच्छेदनम, धूमो लंघनम, रक्त मोक्षणम। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि रक्त मोक्षण क्यों करवा रहे हैं। रक्त मोक्षण मीन्स रक्त के आश्रित दोष हो गए, आपको समझ में आया ना। कुष्ठ कौन सी व्याधि है, क्योंकि रक्त और पित्त आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं, तो वो पित्त जो शाखागत गया वो रक्त धातु के आश्रित है, और अगर अपन वहां रक्त मोक्षण करवाएंगे तो वो जो भी रोग होंगे ना छर्दी वेग धारण से वो रुक जाएंगे, वो क्षमन हो जाएगा। और यहाँ पर धूम, तो यहाँ पर हम कौन सा धूम देंगे, कोई बताएगा। अरे वमन में तो तीनों धूमपान इंडिकेटेड है, समझ रहे ना। तो देखो इसकी सीक्वेंस कितनी अच्छी है, भुक्त्वा प्रच्छेदनम,
मतलब उसको खाना खिला के उल्टी करवा दो, कुछ भी खिला के उल्टी करवा दो, वमन करवा दो। धूम, तो अपन वमन के बाद धूमपान क्यों करवाते हैं? क्योंकि बचा हुआ कुछ भी कफ दोष है वहां पर उसका शमन होगा। फिर लंघन बोला है। अब यहाँ पर आपको कौन सा लंघन करवाना है? जो पित्त को नहीं बढ़ाए, कफ को नहीं बढ़ाए, वो लंघन करवाना है। अब 10 लंघन में से आप सोच सकते हो कौन सा करवाना है। आप वमन भी करवा सकते हो, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातपे पाचनानि उपवासस्य व्यायामस्य लंघनम, ठीक है ना। तो ये 10 लंघन है। उसके बाद रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण मैंने बता दिया। रुक्ष अन्नपान, रुक्ष अन्नपान क्यों बताया? क्योंकि पित्त में भी द्रव गुण है, स्तर गुण है, और कफ में भी द्रव गुण है, और वहां पर क्लेशित अवस्था है दोषों की छर्दी वेग में। तो रुक्ष अन्नपान क्या करेगा? क्लेद का शोषण कर देगा, आमाशय में जो भी क्लेद है उसका शोषण करेगा, और व्यायाम कराने की बोला है, ठीक है ना। और विरेचन ऑल्सो, मैंने बोला ना आपको कि विरेचन, तो यहाँ लंघन वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब क्या है? चतुष्प्रकारा संशुद्धि का वहां पर कंक्लूड हो गया, इंक्लूड कर दिया। तो रुक्षान्नपानम व्यायामो विरेक छात्र शस्यते। उसके बाद है श्वेतु। श्वेतु वेग धारण में क्या आएगा? सबसे पहले ठीक यहाँ से नाक से आती है, तो नाक से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, मन्या हो गई है, तो इसका स्तंभ हो जाएगा, मतलब मन्या स्तंभ हो जाएगा। त्रिशूल, क्योंकि आप ठीक में कौन सी वायु? प्राण वायु। आपको प्राण वायु का श्लोक याद करना है। प्राण वायु का श्लोक क्या है? स्थानम प्राणस्य मूर्धा उर कंठ जीवास्ति नासिका, मतलब मूर्धा मतलब सिर, जीवा कंठ, आस्य मतलब मुख और नासिका। स्टीवनम श्वेतु, स्टीवन मतलब थूकना, श्वेतु का मतलब छींकना, उद्गार, उद्गार आना, श्वास आहार आदि एवं कर्म से। तो क्या है? स्थानम प्राणस्य मूर्धो उर कंठ जीवास्ति नासिका, स्टीवनम श्वेतु उद्गार श्वास आदि, श्वास आहार आदि कर्म से। ये श्लोक है चरक चिकित्सा 28 वात व्याधि के अंदर 4-5 नंबर का श्लोक है, ठीक है। तो ये पढ़ना आप, क्योंकि बात पांचों वायु के सामान्य कर्म पता होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि विकृति कहाँ हो रही है। तो ये तो मन्या स्तंभ शीरशूल, शीरशूल क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां भी जो वायु आपको वहां अगर आप उसका वेग दोलन करोगे, या जिस वायु से रिलेटेड जो वेग होगा, तो वहां के लोकल डिजीज करेगी। तो मन्या स्तंभ हो गया, शीरशूल हो गया, अर्दित, अर्दित में क्या हो गया? वहां वात का संग हुआ तो फेशियल पैरालिसिस हो गया, अर्दित अर्धावधि तक माइग्रेन होगा। तो इसीलिए प्राण वायु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज किसी ने मुझसे पूछा था, इसी क्लास का कोई स्टूडेंट है, कि उसको माइग्रेन होता है, तो वहां प्राण वायु का आपको समझना है, ठीक है, कि प्राणवायु अपने संप्राप्ति दिखा रही है, अपना दोष प्राणवायु प्रकोपित है। तो शीरशूलम अर्जितम अर्धावभेद को इंद्रियाणाम च दुर्बल्यम, इंद्रियां कौन सी है? ये आप उत्तमांगी की परिभाषा पढ़ोगे तो सभी इंद्रियां यहाँ पर उत्तमांग में, तो नाक आंख कान सभी इंद्रियां ये दुर्बल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वात बढ़ेगी तो इंद्रियों को दुर्बल करेगी, सही, और प्रकोपित वात होगी तो वो अवश्य दुर्बल करेगी। श्वेतो शाद वितारनाथ। अब इसकी चिकित्सा क्या है? ऊर्ध्व जतुगत जो भी चिकित्सा है, ऊर्ध्व जतुगत में क्या कर सकते हो आप? सिर में मालिश कर सकते हो, सिरोबस्ती लगा सकते हो, या फिर फेशियल मसाज नष्टिकर्म कर सकते हो। तो देखो वही दिया हुआ है। तत्र उद जत्रु के अभ्यंग, अभ्यंग कर सकते हो। स्वेदन, स्वेदन कैसे करो? कि आंख को हटा के, आंख को बचा के स्वेदन करना है। आप इस स्वेदाध्याय में पढ़ोगे कि दृष्टि पे मृदु स्वेद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपने को चेहरे पे और दृष्टि पे कौन सा मृदु स्वेद करना चाहिए? धूम, धूमपान के लिए आप पढ़ना, मैंने आपको 5वें चैप्टर में धूमपान के लिए बता दिया था, फिर भी मैं एक बार पढ़ता हूँ धूमपान के लक्षण जो यहाँ पर आ रहे हैं। मन्या स्तंभ और था ना शीरशूल, धूमपान में मन्या स्तंभ था, मैंने आपको बताया था कि स्पेशली यहाँ इंडिकेशन है मन्या स्तंभ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। देखो लिखा है गौरवम शीर्षशूलम पिनस अर्धा वेदको कर्ण शूलम। तो ये जो भी लक्षण है ना, वो सभी हन्नु मन्या ग्रह बोला है ना, तो ये। उसके बाद क्या है? श्वेथु तंद्रा निंद्रा, जहां पर भी श्वेथु आएगी तंद्रा निंद्रा आएगी उसको सही करेगा, इसलिए धूमपान का यहाँ रिलेशन है। नावनम, नावन का मतलब नस्ति का एक भेद है। तो नस्ति मैंने बोला जत्रु का जो भी चिकित्सा कर सकते हैं। हितम वातग्नम आद्यम च घृतम। तो देखो क्या बोला? हितम वातग्न अन्न, तो वातग्न अन्न पान लेना है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मैं कहाँ चला गया? हाँ, अब क्या बोला? वातग्नम च घृतम उत्तर भक्तिकम। आप में से कोई बताएगा उत्तर भक्तिकम घृत का क्या मतलब है? जल्दी। घृतम से उत्तर भक्तिकम का मतलब है खाना खाने के बाद, उत्तर का मतलब बाद में, खाना खाने के बाद में घृतपान का सेवन। क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो हम जो भी आहार लेंगे वो तो नीचे रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन होगी या जो मेडिसिन का, क्योंकि घृतपान वहां पर प्रभुत मात्रा में, उत्तर भक्ति का मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत। ऊर्ध्व जत्रुगत काम करने के लिए हमको खाने के बाद आहार देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है हिक्का। हिक्का का मतलब हिचकी आ रही है किसी को, है ना, तो हिक्कफ की प्रॉब्लम है। तो हिक्का में क्या बोला है?
कि हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदयो रुसो। तो आपको पता है कि ये क्यों लक्षण आ रहे हैं? हिक्का में ऐसा क्यों बोला है? देख लेना। ठीक है ठीक है ठीक। तो हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदयो उर्सो उद्गार निग्रह तत्र हिक्का तुल्यम औष्णम। तो देखो उद्गार के वेग धारण करने के लिए हिक्का क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है उद्गार आती है तो वायु ऊपर जाती है, लेकिन अगर वो वायु नीचे चली जाएगी उद्गार की, तो वो किसको इफेक्ट करेगी? डायफ्राम को। और डायफ्राम में क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन, डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो क्या कराएगी? वो अल्टर्ड कराएगी। और डायफ्राम का मूवमेंट अल्टर कराएगी तो वहां पर क्या होगा? हिक्का आएगा, मतलब हिचकी आएगी। और हिचकी आएगी तो अपने को चिकित्सा कौन सी करनी? हिक्का तुल्य औषधि देनी। ये आपको ध्यान रखना। हिक्का क्यों आ रही? क्योंकि उद्गार में जो वायु निकल रही है आमाशय से, स्टोमक में जो वायु है, तो वो वहां क्या करेगी? वो वायु वहीं संग करके डायफ्राम के मूवमेंट को अल्टर करेगी। और श्वास क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि श्वास कहाँ की व्याधि है? आमाशय की। और जो आमाशय में जो वायु है वहां पर श्वास की प्रॉब्लम कराएगी, अरुचि। और यहाँ पर सिंपल आपको पता है कि श्वास क्यों होता है? श्वास इसीलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि डायफ्राम का मूवमेंट सही नहीं हो रहा है। तो डायफ्राम आपके रेस्पिरेटरी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स से, तो वहां पर उसका भी फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है। अरुचि होगी, एनोरेक्सिया हो गई, सही। कंप होगा क्योंकि वायु कौन सी है वहां पर? मेनली उदान वायु का। और उदान वायु किसके आश्रित है? उदान वायु के आश्रित क्या है? बल और ओज। तो उदान वायु भी क्या कराएगी? वहां कंपन कराएगी। विबंध होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। हृदय उर्स, हृदय भी क्या है वहां पर? अगर डायफ्राम को अल्टर करिए तो डायफ्राम के जस्ट ऊपर क्या है? हृदय है। तो हृदय को भी क्या कराएगी? वहां पर इफेक्ट डालेगी। और उर मतलब छाती, ऑब्वियसली छाती में भी आएगा, तो उर में भी आएगा। तो इसकी चिकित्सा किसके समान है? आपके लिए सिंपल आएगा, हिक्का तुल्य औषधि। तो आपको आंसर देना उद्गार वेग धारण। ठीक है। उसके बाद है जृंभा। जृंभा का मतलब जृंभा। तो इसका पहला लक्षण क्या है? विनाम। और आप आगे आपने क्या देखा था? मूत्र वेग धारण में भी विनाम आए। तो आप ये ध्यान रखना है विनाम किस किस वेग का लक्षण है? मूत्र और जृंभा। ठीक है। आक्षेप, आक्षेप का मतलब कन्वर्जन होगा, संकोच होगा, सुक्ति, सुक्ति का मतलब नंबनेस भी होगी। कंप प्रवेपनम जृंभा या निग्रहात तत्र सर्वआतंक औषधम। इसका मतलब देखो आप, अगर जृंभा का वेग धारण करेंगे तो जृंभा किसका, कौन सी वायु को इंडिकेट कर रहा है? उदान वायु को। तो उदान वायु के जो भी लक्षण है, और उदान वायु के आश्रित तो बल है, बल और ओज है, तो वहां पर अगर आपका बल क्षय होगा तो यही लक्षण आएंगे। आक्षेप होगा, कन्वर्जन होगा, संकोच कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सुक्ति नंबनेस होगी, कंपन होगा, प्रवेपनम होगा, जृंभा, निग्रहात। तो इसके लिए सभी वातग्न क्रिया करनी है। ठीक है ना। तो वातग्न जो भी क्रिया है, और वातग्न क्रिया आपको पता है कि अभ्यंग बेस्ट चीज है, उसमें अभ्यंग कराओ, वात का अनुलोमन कराओ, और उदन वायु का अनुलोमन करवाना। उसके बाद है कार्श। ये किसका है? भूख वेग का है ना। किसी ने भी हंगर के वेग को, कोई भी बहुत एक दिन से भूखा, उसने खाना नहीं खाया, या 5-7 आवर से उसने कुछ नहीं खाया, जॉब और पढ़ाई में लगा हुआ, उसके लिए क्या सिम्टम आएगा? कार्श, दौर्बल्यम, वेवर्ण्यम, अंग मर्दु, अरुचि भ्रम। मतलब कार्श क्या मतलब क्या है? उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, दुर्बलता आएगी, वीकनेस आ जाएगी, बॉडी के मतलब मूवमेंट सही नहीं होंगे। उसके बाद वेवर्ण्यम, डिस्कलरेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली डिस्कलरेशन होगा। उसके बाद अंगमर्द। देखो अंगमर्द एक कहाँ आया था? आप में से कोई बताएगा अंगमर्द कहाँ पर आया था? शुक्र वेग धारण करना। शुक्र वेग का मैंने बताया था, शुक्र का स्थान पूरे शरीर में इसलिए आ रहा था। यहाँ अंगमर्द क्यों आ रहा है? क्योंकि आहार से क्या बनता है? आहार रस। और जब रस है ना पूरे शरीर में कैसे जाता है? व्यान वायु की वजह से। तो वहां पर रस का संचरण नहीं हो रहा है, इसलिए अंगमर्द भी होगा। क्योंकि रस क्या कराता है? पीड़न करवाता है, और पीड़न नहीं हो रहा है बॉडी का, तो पीड़न नहीं होगा तो अंगमर्द होगा। अरुचि, ऑब्वियसली एनोरेक्सिया होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, भ्रम आएगा, मतलब चक्कर आएगा। चक्कर क्यों? कि हम अधिकतर मॉडर्न वाले पढ़ते हैं ना कि कोई बेहोश हो गया है, किसी को चक्कर आ गया, तो पहले वो उसको क्या देखते हैं कि यार उसका ग्लूकोज चेक कर लो, ग्लूकोज लेवल क्या है। तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ऑब्वियसली आएगी। उसके बाद क्षुद्ध वेग निग्रहात तथा स्निग्ध उष्ण। देखो सबसे इंपोर्टेंट क्या है? स्निग्ध क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर लंघन हो गया, लंघन या उपवास हो गया, उसकी वजह से वात वृद्धि हो गई। तो वात वृद्धि को शमन करने के लिए स्निग्ध और उष्ण देना पड़ेगा आपको। तो स्निग्ध आहार, उष्ण आहार और लघु क्यों देना है? क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है। और अगर अपन ने गुरु आहार दे दिया, गुरु आहार लंबे टाइम तक पचेगा नहीं, तो उसको उतना जल्दी सिम्टम में रिलीफ नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि गुरु आहार क्या कराता है? अग्नि को मंद भी करवाता है। और उपवास के बाद ऑब्वियसली लंघन के बाद अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है ना। एक टाइम तक अग्नि दीपन होती है लंघन के बाद, लेकिन अति लंघन में अग्नि मंद हो जाती है। तो इसलिए लघु भोजन दिया है। आपको पता होगा कुछ लोग 20-20 दिन नवरात्रा को उपवास रहते हैं, तो फिर वापस व्रत कैसे तोड़ते हैं? जूस से तोड़ते हैं, ना कि बड़े हेवी मतलब पकवान से। ठीक है ना।
तो इसीलिए लघु अन्न देना चाहिए। उसके बाद है, सॉरी पानी पीना पड़ेगा मुझे भी। आपको सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ। तो यहाँ पिपासा, अब पिपासा है, देखो पिपासा का सिम्टम क्या आएगा? बादीरी, बादीरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय व्यथा। अब एक जगह और हृदय व्यथा आया था, कहाँ आया था? शुक्रवेर। वेरी गुड, मैंने बताया था वहां क्यों आया था। तो यहाँ पर भी देखो पिपासा का मतलब क्या है कि आपकी आपकी है ना, जो भी मतलब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? रस धातु, या फिर क्या है? ये मान सकते हो कि उदक, उदक है ना, उदक है। और आप में से कोई मुझे बताएगा जल और उदक में क्या फर्क है? एनीवन? फास्ट, डॉक्टर नेहा, नहीं डॉक्टर सर। कनिका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन उदक एंड जल? उदक मीन्स जो जल उदक व स्रोतस में चला गया तथा उस पे अग्नि की क्रिया हो गई तथा वो प्रसाद रूपी उदक है। उदक व स्रोतस में जो बहने वाला प्रसाद रूपी उदक है वह उदक है। जबकि जल क्या है? मैंने पानी पिया, वो जल है। सिंपल। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। फिर से समझा दीजिए। देखो जल तो मैंने पिया, अभी पानी पिया, वो है जल। तो आगे अग्रह में पढ़ना आप, जल स्तंभनीय नाम आता है, और आगे एक और आएगा अग्रह में, उदक आसपास करणाम। अच्छा सर। उदक आसपास करणाम और जल स्तंभनीयम, मतलब बोथ टर्म इज सिमिलर। उदक मीन्स जल, बट उदक इज वो जल जिस पर रस सॉरी उदक व स्रोतस में जाके जिस पर अग्नि की क्रिया हो गई, और अग्नि की क्रिया के बाद जो उदक व स्रोतस में बह रहा है, या उदक व स्रोतस में जो है वो उदक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, उदक व स्रोतस अलग से इंडिकेट किया है, जल व स्रोतस नहीं किया है, क्योंकि जल का जो सार रूपी भाग है वो उदक है, ठीक है ना, जिस पर अग्नि की क्रिया हो चुकी है। तो ये हो गया। तो कार्स ये हो गया, कंठ आस्ति सोचम बाध्यम सम साधो हृदय व्यथा। तो हृदय व्यथा क्यों होगी? क्योंकि वहां पर उदक व स्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, और उदक व स्रोतस से तालो और क्लोम के पास है हृदय की स्थिति, और हृदय की स्थिति है क्योंकि हृदय वहां पर पूरे शरीर के जो रस का संवहन कर रहा है, इसीलिए रस व स्रोतस का मूल भी हृदय आएगा। तो यहाँ पर हृदय में व्यथा होगी। श्रम साधो, श्रम होगा मतलब थकान सी लगेगी, ऑब्वियसली क्योंकि फ्लूइड कम हो गया, तो फ्लूइड कम हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वहां पर थकान सी लगेगी। बाध्यरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन, और किसी भी वेग में बाध्यरी सिम्टम नहीं आएगा, केवल और केवल तृष्णा धारण या पिपासा वेग धारण में आएगा, ठीक है ना। मुंह और आंख से मुख सूखेगा सही, ये सिंपल है। उसके बाद पिपासा निग्रहात शीत तर्पणम निश्चित है, देखो शीत देना है, वो तर्पण देना है। तर्पण क्यों? वो बताएगा तर्पण क्यों दे रहे हैं? शोष से रुक्षता हो गई है। ऑब्वियसली वहां पर जो है ना रुक्षता, रुक्ष गुण है ना, वहां पर रुक्ष गुण बढ़ गया है, तो रुक्षता हो गई और शोष हो रहा है, तो तर्पण क्या करेगा? आप यहाँ पर सिंपल लाज तर्पण दे सकते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि वात और पित्त की कंडीशन में लाज तर्पण बेस्ट है। क्या है? ऐसी लाई आती, लाई लाजा, लाजा को पानी में डालो, गुगुलाओ, पिला दो, उसकी प्यास 1 सेकंड में खत्म। इसीलिए इस बार कोविड के पेशेंट में एक सिम्टम आ रहा था, मैंने लगभग अधिकतर पेशेंट में यही दिया कि कोविड के पेशेंट में एक सिम्टम आ रहा था जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया मीन ड्राई माउथ। ड्राई माउथ का मतलब वहां पर उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया और उसको तृष्णा की संप्राप्ति हो रही। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड, और वहां पर हमको उसको पानी नहीं पिलाना है, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं देना है, इसलिए उसको लाजा देना है, लाज तर्पण देना है। और मैंने अधिकतर पेशेंट को लाज तर्पण दिया, ठीक है ना। आज मैंने एक पेशेंट को लाज तर्पण दिया। एक पेशेंट ने मुझे मैसेज किया, मैंने बोला उसको लाज तर्पण लेके आना, तो वो मुझे परमल के फोटो भेज रहा है, तो मैंने बोला नहीं, लाज तर्पण ही लेके आना है आपको। तो लाज तर्पण फिर मैंने मंगवाया है, देखो मैं आपको फोटो बताता हूँ, ये रहा, ये लाज तर्पण है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं दान की लाजा। तो ये पेशेंट ने मुझे भेजा है, यही है क्या? फिर मैंने बोला हाँ यही। तो ये लाज तर्पण है, इसको पानी में घोल के पिलाना है, ठीक है ना, बस तृष्णा खत्म। नेक्स्ट है, आपको वेग तो मैं पूरा करा ही दूंगा आज। हाँ, नेक्स्ट है वाष्प। वाष्प मतलब आंसू, सोरो, टीयर, ठीक है ना। तो ये उसके लिए क्या आएगा? देखो आपने किसका वेग धारण किया? वाष्प का, ठीक है ना।
मतलब आंसू का, तो वो आंसू कहाँ जाएंगे, नेजोलेक्टाइमल डक्ट से यहाँ आएंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है नेजोलेक्टाइमल डक्ट, सॉरी नेजोलेक्टाइमल डक्ट यहाँ से कनेक्ट होती है, नोज को आई से कनेक्ट करती है। तो बहुत सी बार हम आईज में कोई भी ड्रॉप डालते हैं ना, तो अपने को मुंह में टेस्ट आता है या नाक में टेस्ट आता है, क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है माउथ से। तो अगर वो आंसू का वेगदान करेगा तो वो आंसू कहाँ जाएगा, नाक में जाएगा, तो प्रतिशाय होगा, ठीक है। प्रतिशाय हो गया। और आंख के रोग होंगे, ऑब्वियसली मैंने बोला था जो वेग धारण करेगा वो उससे रिलेटेड ऑर्गन की डिजीज करेगा, तो प्रतिशाय, अक्षी रोग, हृदय रोग। हृदय रोग मैंने आपको क्यों बोला था हृदय रोग, क्योंकि उसके अंदर जो दुख है ना, वो रो नहीं पा रहा है, रोने से मतलब रोना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति क्राई नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। तो इफ ही डजंट क्राई देन द सोरोनेस, मतलब उसके अंदर जो भी दुख है वो उसके हृदय में जाएगा और हृदय रूपी शल्य बनेगा। तो वहां पर क्या बोला है, हृदय रोग उत्पन्न करेगा। ऑब्वियसली हृदय में शल्य है तो हृदय रोग। आप सुश्रुत में पढ़ना कि हृदयगत शल्य का वर्णन आता है, तो हृदयगत जो शल्य होता है वो मानसिक शल्य होता है, और यहाँ पर मानसिकता का खेल है सारा। हृदय रोग, अरुचि, अरुचि होगी, ऑब्वियसली जो दुखी होता है उसको रुचि कहाँ होती है, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब चक्कर आएंगे। उसके बाद वाष्प निग्रहण तत्व, देखो अब इसकी चिकित्सा में सबसे इंपोर्टेंट क्या है, स्वप्न, मतलब उसको सुलाओ। मध्य, मतलब उसको देखो, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, वो गाना आता है ना, तो वो इसी से समझ सकते हो कि वो गम भुलाना है उसका हमको, ठीक है ना। रोया किस लिए, गम था इसलिए, और हमको गम भुलाना है इसलिए मध्य पिलाना है। तो स्वप्नो मध्य प्रिय कथा, उसको है ना, उसके मन को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी कहानी सुनानी पड़ेगी, उसको गुड न्यूज देनी पड़ेगी कि भाई गुड न्यूज है, ठीक है ना। तो वो है, तो उसके लिए हमको ये करना है। ऑब्वियसली डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा, तो डिप्रेशन वाला पेशेंट तो ये बहुत लेटर स्टेज है, ठीक है ना। अपन अर्ली स्टेज की बात करें जहां पर उसके वाष्प का वेग धारण किया उसने। डिप्रेशन वाला पेशेंट की तो कम से कम 2-5 साल की हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो डिप्रेशन आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। वहां पर तो उन्माद अपस्मार की संप्राप्ति भी हो जाएगी। अब आया निद्रा वेग, जो सो नहीं रहा है, तो आपको सपनों मध्य प्रिय कथा में ध्यान रखना। उसके बाद निद्रा वेग, मतलब रात्रि जागरण, या फिर उसको नींद आ रही लेकिन वो सो नहीं पा रहा है। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि रात्रि में शादियां होती है, रात्रि में शादी होती है, दूल्हा दुल्हन तो 3-3 बजे तक फेरे में जग रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेसिंग सेरेमनी हो रही है, तो दूल्हा भी सो रहा है, दुल्हन भी सो रही है, पर जबरदस्ती ये कर रही है। तो उसके अंदर फिर बार बार उबासी आएगी, फिर उसको कोई चाय पिला रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है, उस दिन तो सभी प्यार करते हैं। तो जृंभा अंगमर्द प्रश्ना, उसको जृंभा आएगी, बार बार उबासी आएगी, अंगमर्द होगा। ऑब्वियसली अंगमर्द होगा निद्रा, क्योंकि आपको पता है कि निद्रा किसका पार्ट है, त्रयोपिष्टम का है, आहार स्वप्न ब्रह्मचारी। और निद्रा का वेग धारण किया, मतलब यदा तु मनसी क्लांते क्लमन्विता कर्मात्मन, मन का क्या हो गया, मन का क्या हो गया, विषयों से हट गया। इसीलिए क्या बोला है, यदा तु मनसी क्लांते, मन क्लांत हो गया, और वो क्या हो गया, क्लमन्विता, क्लम का मतलब थकान, मतलब आत्मन मतलब लोग थक गए। उसके बाद क्या बोला, विषयभ्यो निवर्तन्ते, विषयों से निवृत्त हो गई, क्या हो गई, इंद्रियां अपने विषयों से निवृत्त हो गई, इंद्रियां अपने विषयों से निवृत्त होगी, इसका मतलब मन का भी उसका संयोग हट गया। सदा स्वपिति मानव, इसीलिए आदमी सो जाता है, लेकिन यहाँ पर निद्रा की संप्राप्ति भंग हो रही है। इसीलिए है ना, क्या हो रहा है, अंगमर्द होगा, ठीक है ना। क्योंकि अंगमर्द अरुचि क्यों होगी, क्योंकि वही कारण है, क्योंकि इंद्रिया, कौन सी इंद्रिया, 10 ही इंद्रियों की बात कर रहा है, 5 तो ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, तो उनका क्या हो गया, अपने विषयों से हट नहीं रही हो, मतलब हम हटने ही नहीं दे रहे हैं, बार बार मन का उससे संयोग हो रहा है, तो वहां पर अंगमर्द होगी, अरुचि होगी, भ्रम होगा। कहाँ गया श्लोक, नेक्स्ट लेना, नेक्स्ट स्लाइड में श्लोक नंबर 23। आपको ये तो पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हाँ। तो देखो, जम्बा अंगमर्द तंद्रा, तंद्रा का मतलब थकान होगी, चर शिरो रोगा अक्षी गोरोग, आंखों में बारीपन आ जाता है जो नींद नहीं निकालता है, शिरो रोगा क्योंकि हेडेक होगा, बात बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, निद्रा विदारणात् तत्र स्वप्न, देखो उसको सुलाना है, सिंपल है, जिसका वेग धारण किया उसको सुलाना है। फिर संवाहन, संवाहन का मतलब हाथ पैर को हल्के हल्के दबाना है बस, तो यहाँ पर आएगा स्वप्न संवाहन। और एक चिकित्सा आई थी स्वप्न मध्य प्रिय कथाम, तो आपको याद रखना है स्वप्न प्लस मध्य प्रिय कथाम, जो दुखी है उसके लिए, और स्वप्न संवाहन जिसने निद्रा वेग धारण किया उसके लिए। उसके बाद अब लास्ट आया श्रम जन्य निश्वास, जो थक गया उसको। तो देखो आपको यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आएगा गुल्म हृदय रोग सम्मोह। तो देखो जो वायु बाहर आनी चाहिए, कौन सी, उदान वायु, अगर उदान वायु बाहर नहीं आएगी श्रमजन्य श्वास से, तो वो उदान वायु कहाँ जाएगी, कोष्ठ में जाएगी। और आपको गुल्म की संप्राप्ति पढ़ोगे तो कोष्ठ में वायु का जो पिंड है, परिपिंडित वात,
परिपिंडित्वाद वातम तदा तदा गुल्म उपेति नाम, तो वहां पर आता है कि सब यदा प्रकुपित प्रविष्ट, ऐसे करके वहां पर आता है कि सब वायु प्रकुपितो प्रविष्ट आमाशय, तो वहां पर वो आमाशय में जाके कोष्ठ में बात जाके पिंड रूप में बनेगी और वही गुल्म है। तो गुल्म होगा। हृदय क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये उदान वायु ऊर्ध्व जाती थी, अधो जाएगी तो वो हृदय को भी पीड़ित करेगी, ठीक है ना, क्योंकि आमाशय में जाके आमाशय के ऊर्ध्व जाके हृदय को पीड़ित करेगी। इसलिए क्या बोला? हृदय रोग सम्मोह श्रम निश्वास धारणा चाहते तत्र विश्राम, उसको देखो विश्राम कराना है, मतलब देखो श्वास किसकी वजह से चढ़ा है? अधिक श्रम की वजह से, इसलिए विश्राम करना है। फिर वातग्न क्रिया हिता, आपके लिए 2 क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वातग्न औषधि कहाँ दी है? वातग्न औषधि रासना, अरे वातग्न औषधि जृंभा में दी थी ना, जृंभा वेग में वातग्न औषधि आई थी। Yes, sir. अंडरस्टूड? दिस इज श्रमजन्य, यहाँ वातग्न क्रिया है, देन क्रिया इज different and वातग्न औषधि is different. So if there are वातग्न क्रिया, तो which वेग धारण चिकित्सा वातग्न क्रिया? श्रमजन्य निश्वास and वातग्न औषधम जंबा. Okay, this is different. तो सर्व वातग्न औषधम means जंबा वेग धारण and वातग्न क्रिया हिता means श्रमजन्य निश्वास. तो ये आपके ये हो गए अधारणी वेग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए जो धारणी वेग है, तो धारणी वेग में आपको नंबर याद रखना है कि बुरे मानसिक, एक होता है मानसिक, एक होता है वाचिक और एक होता है शारीरिक, मतलब बाय द लैंग्वेज एंड बाय द थॉट, मतलब मानसिक, हम किसी के बारे में मन में सोच रहे हैं बुरा, वो एक वो हो गया। एक हो गया बोल के, किसी की बुराई करके, किसी को गाली देके या किसी को कुछ भी भला बुरा करके श्राप देके, आजकल तो कोई भी श्राप दे सकता है, ऋषि मुनि तो देते ही नहीं अब। और शस्त्र शारीरिक, मतलब शारीरिक कर्म, मतलब किसी को थप्पड़ लगा दिया चलते चलते, किसी को चोटी काट दी, तो ये कितने हो गए? पहले में 9 लिख लेना आप कि बुरे मानसिक धारणी वेग 9 और बुरे वाचिक के 4 और शारीरिक भी 4 है, ठीक है ना। अब है व्यायाम और उसके बाद है प्रकृति का वर्णन, ठीक है ना, ये कल करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आपको अधारणी धारणी वेग करना। चलो मैं लास्ट व्यायाम की डेफिनेशन बढ़ाता हूँ, आपको सभी को व्यायाम की डेफिनेशन याद करनी है। व्यायाम की डेफिनेशन है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्राया ताम समाचरित। देखो चरक ने है ना, ये नहीं बोला है व्यायाम की अर्ध व्यायाम के लक्षण क्या है, लेकिन चरक ने बोला है कि मात्रा पूर्वक व्यायाम करना चाहिए, इतना व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपको थकान ना आए या फिर सांस ना फूले, पसीना ना आए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिम्टम दिया है, बस मात्रा पूर्वक व्यायाम करना चाहिए ऐसा बोल। तो ये याद रखना है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा, तो यहाँ पर 2 चेष्टा वर्ड आए, एक तो शारीरिक चेष्टा और या चेष्टा का मतलब मानसिक चेष्टा। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, स्थिरता बढ़ाएगी और बलवर्धनी। तो आपको ये व्यायाम की डेफिनेशन याद करनी है। व्यायाम के लाभ है लाघवम कर्म सामर्थ्य, लघुता आएगी, कर्म में सामर्थ्य आएगा, मतलब अपने को काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके बाद स्थिरता, स्टेबिलिटी आएगी बॉडी में। उसके बाद दुख सहिष्णुता, दुख सहिष्णुता मतलब कोई भी, जैसे अभी आया था ना दुख सहन करने की शक्ति, मतलब वो कोई सा भी दुख हो सकता है, शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, या फिर शारीरिक मानसिक और कौन सा स्पिरिचुअल दुख हो सकता है, कोई सा भी दुख हो सकता है, उसको सहन करने की शक्ति आएगी। फिर बोल रहा है दोष क्षयो अतिवृद्धिश्च, उसके बाद क्या है कि वृद्ध दोषों की क्षीणता, मतलब जो वृद्ध दोष है शरीर में वात पित्त कफ बढ़े हुए उनका शमन हो जाएगा, और जो कम दोष थे, मतलब दोष के क्षय की स्टेज है वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो और अग्नि की वृद्धि होगी सबसे इंपोर्टेंट, वहां पर एक जगह भी अग्नि की वृद्धि आ रही थी, कहाँ पर मैंने जहाँ पर पढ़ाया था व्यायाम सॉरी स्नान के लिए वृद्धि आ रही थी, तो स्नान में भी अग्नि वृद्धि आ रही थी, व्यायाम में भी अग्नि वृद्धि आ रही। तो ये हो गए 2 व्यायाम के श्लोक, ये आपको दोनों ही लर्न करने हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं आपको अधिक व्यायाम से हानि मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मुझे एक्चुअली कहीं जाना था, ओके जी। अगली क्लास में थोड़ी लंबी लूंगा आपकी, ध्यान रखना है आप। तो नेक्स्ट क्लास में आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा भी ले सकता हूँ, इसलिए रेडी रहना है आपको। और अभी जो पढ़ा है मेरे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर अगर क्वेश्चन में शिरोऋचा खाली आया तो मूत्र निग्रह और पुरुष निग्रह दोनों लिखना है। आपको ऑप्शन देखना है ना, ऑप्शन में कौन सा है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए आ रहा है, जैसे जिस वेग का है वो ऑप्शन है कि नहीं, या 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको बोल दे किसमें नहीं होती है,
तो 2 में होती है, 1 में नहीं होती, आंसर सी चला जाएगा, फिर 4th में ए और बी भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सर अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों में टिक मार्क करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं एक में शिरो रुजा है और एक में शिरो शूल है, आप ध्यान रखना है वो, जी सर। आपको वर्ड ध्यान रखना है, वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ आचार्यों का मतलब क्या था, शिरो रुजा अलग या शिरे शूल हो गया, आई डोंट नो, बट है ना, आपको ध्यान रखना है किसमें कौन सा वर्ड बोला है, ओके सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर कल मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं कल करूंगा, ठीक है, आपको कंटिन्यू, ठीक है। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर।